Hello students, welcome to your Government Commerce College. एमकॉम फाइनल भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम पेपर थर्ड। आज जो अपना चैप्टर है वो है भारत में व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो अब जो हमें अध्ययन करना है तो भारत में व्यापारिक बैंक का विकास कैसे हुआ, व्यापारिक बैंक है कौन से, किसे कहते हैं, के बारे में अध्ययन करना है। भारत में वैदिक काल में भी बैंकिंग व्यवसाय प्रचलित था। हमारे अनेक धार्मिक ग्रंथों में ऋण प्रदान करने एवं ब्याज आदि के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया एवं नियमों का उल्लेख किया हुआ मिलता है। मनुस्मृति तथा बौद्धकालीन साहित्य में भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में बैंकिंग विधियों का वर्णन मिलता है। महाभारत काल में हुंडियों का प्रचलन था। ईसा से पूर्व 500 ईस्वी शताब्दी में भी उस समय की आवश्यकता के अनुकूल देश में बैंकिंग व्यवस्था उपलब्ध हुआ करती थी। प्राचीन भारत में बैंकिंग व्यवसाय समाज के विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें देसी बैंकर, महाजन, साहूकार, बोहरा, बनिया, लैंडलॉर्ड पार्टी, लंबड़दार, जागीरदार आदि के नामों से जाना जाता था। देसी बैंकरों के व्यवसाय के बारे में जानकारी विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में भी मिलती है। 17वीं शताब्दी में भारत दर्शन हेतु आए एक विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वर्णन में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि भारत के प्रत्येक गांव में एक मुद्रा बदलने वाला मिलता है, जिसे सर्राफा के नाम से जाना जाता है। सर्राफ वे सभी कार्य संपादित करते थे जो आधुनिक बैंकों द्वारा किए जाते हैं। मुगल शासन में भी देसी बैंकर बैंकिंग व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाया करते थे। मुगल शासन काल के ऐतिहासिक ग्रंथों में मानक चंद नाम के जगत सेठ का उल्लेख मिलता है। वर्ष 1859 में लॉर्ड क्लाइव ने अपने लेख में जगत सेठों का उल्लेख किया था। स्पष्ट है कि हमारे देश में बैंकिंग व्यवसाय की जड़ें बहुत पुराने समय से मजबूत होती हुई चलती आ रही हैं। आर्थिक क्रियाओं के विकास के साथ साथ देश में बैंकिंग विकास भी होता गया है। भारत में आधुनिक बैंकों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया। एजेंसी गृहों की स्थापना। सबसे पहले भारत में आधुनिक बैंकों की स्थापना हुई तो वो स्टेप बाय स्टेप स्थापना हुई थी। कैसे स्थापना हुई थी? जैसे जो अच्छी लैंडलॉर्ड पार्टियां हुआ करती थी वो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को या अपने आसपास रहने वाले गरीब व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कुछ थोड़ा बहुत ऋण उपलब्ध करवा करके उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते थे और उसके बदले में कुछ थोड़ा सा ब्याज भी वसूला करते थे। उस ब्याज के सहारे इनका जीविकोपार्जन होता था, इनकी इनकम बढ़ती थी और जिनको ये ब्याज के ऊपर धन देते थे उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार धन मिल जाता था। तो ये उनके लिए एक बैंक का कार्य करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे इसको कुछ संस्थागत रूप से मान्यता मिलने लगी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो संस्थागत रूप से मान्यता मिलनी प्रारंभ हुई थी उसमें ये आया था एजेंसी गृहों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजेंसी हाउसेज। प्राचीन भारत में तथा मुगल शासन काल में देसी बैंकर, महाजन, साहूकार का बैंकिंग व्यवसाय में महत्वपूर्ण स्थान था, किंतु देश में ब्रिटिश शासन के प्रसार के साथ साथ उसके महत्व पर प्रभुत्व में कमी आने लगी। इनकी कार्यप्रणाली विदेशी साम्राज्य काल में विशेष उपयोगी सिद्ध न हो सकी, जिसके फलस्वरूप इनके बैंकिंग व्यवसाय में भी कमी आने लगी। इसका प्रमुख कारण यह था कि उन्हें न तो अलग भाषा का ज्ञान था और न ही वे ब्रिटिश बैंकिंग प्रणाली से परिचित थे। अतः उनके स्थान पर धीरे धीरे
देश में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली विकसित होने लगी। हमारे देश में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था, जबकि ईस्टर्न इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई एवं कलकत्ता में कुछ एजेंसी हाउसेज की स्थापना की गई थी। एजेंसी गृहों की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि ब्रिटिश व्यावसायिक वर्ग देसी बैंकरों की स्थानीय भाषा तथा कार्यप्रणाली को समझने में असमर्थ था, अतः उसके लिए इनकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं हुआ करती थी। देसी बैंकर भी विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में प्रयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया एवं विधियों के अपरिचित होते थे। एजेंसी गृह आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं की भांति ही कार्य करते थे, परंतु उन्हें मिश्रित पूंजी वाले बैंकों की संज्ञा नहीं दी जा सकती थी, क्योंकि अधिकांश एजेंसी गृहों द्वारा बैंकिंग क्रियाओं के साथ साथ अन्य व्यावसायिक क्रियाएं भी की जाती थी। बैंकिंग व्यवसाय एक सहायक व्यवसाय के रूप में संचालित किया जाता था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनके द्वारा अलग से एक बैंकिंग विभाग की स्थापना कर ली जाती थी। उदाहरण के लिए एक प्रसिद्ध एजेंसी गृह एक्सजेंडर एंड कंपनी ने भी अपने यहाँ एक बैंकिंग विभाग की स्थापना की थी। इस प्रकार एजेंसी गृह मूल रूप से व्यापारिक संस्थाएं मानी जाती थी। वर्ष 1970 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी नामक एजेंसी गृह ने कुछ अन्य एजेंसी गृहों के सहयोग से देश में आधुनिक ढंग की सर्वप्रथम बैंक की स्थापना की, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया। इस बैंक के द्वारा सामान्य बैंकिंग कार्य संपादित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त इसे नोट प्रकाशन का भी अधिकार प्रदान किया गया था। बैंक द्वारा निर्गमित नोट एक सीमित क्षेत्र में प्रचलित हुआ करते थे। वर्ष 1832 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के बंद हो जाने पर इस बैंक ने भी अपना कार्य बंद कर दिया था। वर्ष 1785 में देश में दो बैंकों की स्थापना की गई, जिनके नाम क्रमशः जैसे इसके नाम क्रमशः बंगाल बैंक और जनरल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। कुछ समय कार्य करने के पश्चात बैंकों ने भी कार्य करना बंद कर दिया। वर्ष 1770 के पश्चात एजेंसी गृहों द्वारा अनेक बैंक स्थापित किए गए थे, किंतु बैंकिंग व्यवसाय में सफलता न मिलने के कारण वे धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। संयुक्त पूंजी वाले बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक। भारत में संयुक्त पूंजी वाले बैंकों के विकास के इतिहास को लंबी अवधि में विभाजित करके बताया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो आता है वर्ष 1806 से 1860 ईयर 1806 टू 1860 पीरियड काल तक के बारे में बताया जा रहा है। वर्ष 1806 के पूर्व एजेंसी गृहों के द्वारा ही बैंकिंग व्यवसाय किया जाता था। इनके द्वारा कुछ बैंकिंग संस्थाएं असीमित दायित्व के आधार पर स्थापित किया गया था, क्योंकि उस समय तक देश में सीमित दायित्व के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी को मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस प्रकार से स्थापित बैंकों में हिंदुस्तान बैंक तथा बैंक ऑफ बंगाल प्रमुख थे। इस अवधि में स्थापित अधिकांश बैंक असफल हो गए थे। इनकी असफलता का मुख्य कारण यह था कि इन बैंकिंग संस्थाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ अन्य व्यापारिक क्रियाएं भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त उनका प्रबंध भी ठीक नहीं था तथा इनमें सट्टे की प्रवृत्ति भी पाई जाती थी। इन बैंकों की स्थापना मुख्यतः कलकत्ता में ही केंद्रित थी, क्योंकि वहीं वे न केवल विदेशों से जमाएं प्राप्त करते थे, अपितु उनके सम्मुख पूंजी विनियोजन के विविध स्रोत भी उपलब्ध हुआ करते थे। इस अवधि में स्थापित अधिकांश बैंक असफल हो गए थे। इसके अतिरिक्त 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य संबंधी एकाधिकारों के समाप्त हो जाने के कारण
एजेंसी गिरोह का पतन भी प्रारंभ हो गया था। अतः देश की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार किया जाना आवश्यक हो गया। तत्कालीन सरकार ने भी यह अनुभव किया कि देश में कुछ सरकारी एवं राज्य समर्थक बैंकों की स्थापना आवश्यक है। अतः इसी संदर्भ में सर्वप्रथम प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल ईयर 1806, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ चेन्नई ईयर 1840 एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास ईयर 1843 की स्थापना की गई। इन बैंकों पर सरकार द्वारा अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। अचल संपत्ति पर ऋण नहीं दे सकते तथा इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों की अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती थी। इन्हें विदेशी बिलों के क्रय विक्रय का भी अधिकार नहीं दिया गया था। इनकी कार्यप्रणाली में अनेक दोषों के होते हुए भी भारतीय बैंकिंग के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा और आगे चलकर वर्ष 1921 में इन्हीं तीनों बैंकों प्रेसिडेंसी बैंकों का एकीकरण करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह अपने समय का महत्वपूर्ण व्यापारिक बैंक था। जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं इसके सहायक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे थे, लेकिन अब प्रेजेंट में वर्ष 2018-19 में इन बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी सहायक संस्थाओं को एक साथ बना करके केवल एक पूरे भारत में एक बैंक की स्थापना कर दी गई है, जिसे कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था हमारा भारत में व्यापारिक बैंकों का इतिहास, जो कि अभी इसका टॉपिक फर्स्ट क्लियर हुआ है। इसका आगामी टॉपिक नंबर 2 1860 से 1913 तक व्यापारिक बैंकों के विकास का काल जो है अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा वीडियो है और अपलोड नहीं हो पाएगा। थैंक यू।